जी, तो स्टार्ट करते हैं कि सिसरू का जो ईरा है ना, वो है 106 में ये अपना पैदा होता है और 43 BCE में इसकी वफात होती है। और इसने जो दो बुक्स लिखी हैं फेमस, इसकी दो बुक्स, वो हैं दी रिपब्लिका और दी लिगबस। दी रिपब्लिका और दी लिगबस। ये जिसका इंट्रो हो गया। अब आते हैं हम इसकी फिलॉसफी की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसकी फिलॉसफी डील किन चीज़ों के साथ करती है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर था। मैंने आपको जब फिलोसफी पढ़ाई थी तो मैंने स्टार्ट में आपको ब्रांचेस पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि फिलोसफी की टाइप्स होती हैं। अ, उसमें हम मॉरल फिलोसफी भी पेश करते हैं। एपिस्टमो सॉरी वो एपिस्टेमोलॉजी कह दिया, मेटाफिजिक्स की फिलोसफी भी पेश करते हैं, मतलब गॉड के रिलेटेड या कायनात के रिलेटेड। तो फिलोसफी की बहुत सारी इकसाम होती हैं। तो उसमें जो एक मेजर किस्म है ना, वो पॉलिटिकल फिलोसफी भी है। सोक्रेटिस ने भी पॉलिटिकल फिलोसफी दी अपनी, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था, मैंने बताया भी था आपको, और वो आइडियलिज्म को पसंद करता था। और मैंने आपको बताया भी कि वो जो है अपना कहता था कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको लीड करना चाहिए। सो इसी तरह से ये फिलोसफी चलती आई। प्लेटो ने भी इसी को लिया और अरिस्टोटल ने भी थोड़ा सा चेंज किया, बट वो भी डेमोक्रेसी के खिलाफ ही था। सो पॉलिटिकल फिलोसफी का इरा स्टार्ट तो सोक्रेटिस से होता है, मगर इसका एक प्रॉपर निज़ाम देना वो सिसरो ने दिया था। सो ही वाज अ बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसफर। इसने प्योर पॉलिटिकल फिलोसफर, और किसी किस्म की फिलोसफी बहुत कम है इसकी पाई जाती। तो इसने एक पूरा निज़ाम दिया सिसरो ने कि किस तरीके से स्टेट को रन करना चाहिए और किस तरीके से स्टेट्स को चलना चाहिए। तो उसमें जो पहली फिलॉसफी पेश करता है ना, वो बैलेंस ऑफ पावर की करता है। सिसरो कहता है कि कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें आपने अमन कायम करना है, जिसमें आपने एनलाइटमेंट लेकर आनी है, मॉडर्निज्म लेकर आना है, आपने उसको प्रोग्रेसिव बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी आवाज़ ना आए तो चैट में बता दीजिएगा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बिकॉज सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ पे आज। सो वो अपना कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है। वो कहता है कि अगर आपने एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनानी है, कि अच्छी स्टेट बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर इंस्टीट्यूट जिसका ताल्लुक के स्टेट के साथ है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जाए, ऑपोजिशन हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हो जाए, ठीक है, तो भले वो कोई जुडिशरी की का इंस्टीट्यूट हो जाए, भले वो स्टेट के हवाले से पुलिस का इंस्टीट्यूट हो जाए, आर्मी का इंस्टीट्यूट हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट का इंस्टीट्यूट हो जाए, या FBI का इदारा, जो आज के दौर की बात करूँ, उस दौर में तो नहीं था, और नैब का इदारा हो गया। तो ये जितने भी इदारे हैं, इनमें बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब आप किसी एक खास इंस्टीट्यूट को ज्यादा पावर दे देते हैं ना, तो वो उसका नाजायज इस्तेमाल करता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इशू नजर आता है ना हमें, वो सबसे बड़ा इशू ये नजर आता है कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है। अगर हम जाएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी हो जाए पाकिस्तान की। तो हमेशा याद रखें कि जब किसी कोई भी कंट्रीज बनती है ना, तो उसकी जो उसको जब हम स्ट्रक्चर करते हैं, तो पता पाकिस्तान बना, जब बना तो उसको उसका वो पावर स्ट्रक्चर भी मैनेज करना था। लेकिन जिन्ना साहब ने पावर ऑफ स्ट्रक्चर को मैनेज ही नहीं किया। उनका जो भी जज्बाती नारा लगाकर उन्होंने पाकिस्तान अलग तो कर लिया, और जो भी मामला उन्होंने किए, लेकिन जिन्ना साहब ने कोई भी हमें रूल ऑफ लॉ न जाने। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? चले। वो आया था ना कनेक्शन अनस्टेबिलिटी का, आया था मुझे नोटिफिकेशन, इसलिए पूछा। खैर, वो कहता है कि सॉरी, वो जनाब साहब की बात हो रही थी। तो जनाब साहब ने, अच्छा, तो जिनाज साहब ने क्या कहा कि अपना मुल्क दे दो हमें, लेकिन कोई भी उनके पास किसी किस्म का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं था, जिसके इंस्टीट्यूट कह दिया सॉरी, अपना अपना वो मैनेजमेंट नहीं थी जिसके जरिए उन्होंने मुल्क को चलाना था, या कोई उनके पास
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसकी बेस पे उन्होंने रन करना था। 1965 में आगे जाकर वो इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें। तो उससे पहले तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे। मुल्क कैसे चल रहा था, कभी कहीं पावर आ जा रही है तो कभी कहीं पावर जा रही है। स्टार्ट में जिसके पास पावर होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, ये जो, उसने ही पावर को अवेल नहीं किया। तो जब हमेशा, जब भी याद रखें कि जब भी हम कोई वैक्यूम को अकेला छोड़ देना, फॉर एग्जांपल एक घर है या एक जमीन है, उसको कोई ऑन ही नहीं करेगा, तो कोई पटवारी अपना नाम, अपने नाम कर लेगा उसको, या कोई वडेरा अपने नाम कर लेगा उसको, कि ये जमीन किसी का नाम ही नहीं है, तो जरा मैं कब्जा कर लेता हूँ। तो बात ये है कि जब भी कोई चीज, भले वो पावर हो, भले वो जमीन हो, भले वो कुछ भी हो, उसको जब कोई ऑनर ऑन नहीं ना करता, तो फिर उसको बाकी लोग हड़प कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो यही हुआ। आप देखें इंडिया के अंदर सेम ही आर्मी थी ना, जो आधी पाकिस्तान को दी गई, आधी इंडिया को दी गई। कोई पाकिस्तान की आर्मी कोई अलग थोड़ी निकली। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने तो अपनी आर्मी को अपनी औकात में रखा, अपनी फौज को, अपनी स्टैब्लिशमेंट को अपनी औकात में रखा। लेकिन हमने जब भी कोई मसला हुआ, कहीं प्रॉब्लम हुई, तो हमने आर्मी को कॉल की, भाई आप आके संभालो, आप आके संभालो। कहीं पर पब्लिक विल थी ही नहीं, कहीं पर पब्लिक अपना राय थी ही नहीं। तो वहां पर उसको किसने फिर फुलफिल किया? उसको फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथों में लिया और उसने कहा हम अभी इसको चलाएंगे, बिकॉज जो है ना, तुम्हारे बस की बात नहीं लगता हमें। तो फिर यही हुआ कि अयूब खान साहब ने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया पहला। सो आगे चलते हैं हम। वो कहता है कि जब बैलेंस ऑफ पावर नहीं ना होती, तो हमेशा क्या होता है कि कोई एक खास इंस्टीट्यूट उस पावर को अवेल कर लेता है, और अवेल करने के बाद वहां पर काबिज हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है ना, वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करता है, और जो कलेक्टिव सोसाइटी है वो महरूम रहती है। अब देख लें कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के इंडिविजुअल्स हैं, उनके बच्चे अयाशी कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और यहाँ पर गरीब के बच्चे को रोटी नहीं मुयसर। वो है ना कि अमीर शहर ने तो हीरे से खुदकशी कर ली, और जो है गरीब का बच्चा रोटी को तरसता रहा। तो वही बात है कि सेम वो जो उसने बड़ी बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हुई है कि बैलेंस ऑफ पावर होना लाजमी है, कि हर किसी को अपनी औकात में रखा जाए, हर बाप का एक बाप होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जुडिशरी, जैसे सबका बाप जुडिशरी होता है ना, कि मतलब कि कोई भी इदारा है उसको जुडिशरी फौरन अपने हाथों में ले सकता है कि हाँ जी तुमने यहाँ पर ये गलती की है, आ जाओ अदालत के अंदर, आ जाओ अदालत के अंदर। तो यहाँ पर तो जुडिशरी भी कंट्रोल्ड है, लेकिन बहरहाल हर किसी का बाप एक जुडिशरी होता है। तो जुडिशरी का बाप कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उसने ही सिलेक्ट करना है चीफ ऑफ जस्टिस को। सो प्राइम मिनिस्टर का बाप कौन होगा? ये अवाम। हमारे यहाँ तो रूल है ना कि अल्लाह, सुप्रीम पावर अल्लाह की है, वो जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का बाप कौन होता है? फिर अवाम होती है। फिर अवाम, इसलिए हम उसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि एंड लास्ट पर आकर पावर किसके यहाँ फ्लो कर रही होती है? वो अवाम में फ्लो कर रही होती है, इसलिए तो डेमोक्रेसी कहते हैं। तो खैर, इस तरीके से क्या, हर एक बाप का बाप होगा तो पावर ऑफ बैलेंस जो है ना, वो सॉरी, बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो सोसाइटी के अंदर रहेगी, और इस तरीके से जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव मोड की तरफ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं उसके नेक्स्ट आइडिया के ऊपर। वो कहता है ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर दैट शुड गाइड ह्यूमन बिहेवियर। वो कहता, बिलीव रखता था कि यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर के अंदर, वो कहता था कि पूरी दुनिया का ना, यूनिवर्स का, पूरी दुनिया का एक मुत्तफिका मॉरल ऑर्डर होना चाहिए, जिसकी बेस पर पूरी दुनिया रहे। मतलब कंट्रीज नहीं, पूरी दुनिया की बात करता है वो, कि एक खास मॉरल ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान में अगर कोई शॉर्ट्स पहन ले तो वो ठीक है, सॉरी वो बेहयाई है। लेकिन अगर वेस्ट में कोई लड़का औरत शॉर्ट्स पहन लो तो वो उसकी विल है, उसकी अपनी लिबर्टी है। सो कहता है कि मॉरल ऑर्डर जो है ना वो पूरी दुनिया का एक ही होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर बैलेंस रहे और आपस में हमआहंगी रहे। और साथ में वो ये भी कहता है कि जो मॉरल ऑर्डर यूनिवर्स का बनाया जाए वो नेचर के साथ अलाई हो, नेचर के साथ गाइड किया हुआ हो। ह्यूमन बिहेवियर जो होती है ना, इंसान की अपनी जिबिल्लत जो होती है, इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, जो इंसान की का अंदर कहता है कि यार ये गलत है, ये ठीक है, तो कहता है ये इसकी बेस पर मॉरल ऑर्डर को तरतीब देना चाहिए। और उसने आर्ग्यू किया किस चीज के ऊपर?
वो तमाम लॉज जो कि नेचर, वही बात इसका अगर हम उल्ट कर दें कि अगर नेचर लॉ जो है उसके खिलाफ कोई लॉ बना लिया जाए, इंस्टिंक्ट के खिलाफ कोई लॉ बना लिया जाए, जिबिल्लत के खिलाफ कोई भी लॉ बना लिया जाए, उसको वो कबूल नहीं करता। वो कहता है कि ये ठीक नहीं है, उसको पे आर्ग्यू करता है, वो सवाल उठाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो इंसान की जबिल्लत इंसान का अंदर कहता है ना कि ये ठीक है, उसको ही लॉ होना चाहिए। उसको लॉ नहीं होना चाहिए कि जिसका कहा जाए कि ये बस मान लो बात, ये गलत भी है भले इसको मानना पड़ेगा। जैसे कि सूद का मामला है। अब सूद का मामला अगर देखा जाए तो वक्ती तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है और मुल्क चल तो रहा होता है, लेकिन मुल्क अपनी मौत आप मर भी रहा होता है। वहाँ के गरीब गरीब से गरीब तर भी हो रहे होते हैं और अमीर अमीर से अमीर तर भी हो रहे होते हैं। किसी भी गरीब से आप पूछोगे कि भाई सूद होना चाहिए, वो कहेगा नहीं होना चाहिए। सो वही बात है कि इंसान की का जो अंदर बोले ना कि ये गलत है। आप देख लें अपना लिबरल्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ सूद ठीक है, चलो कर लो। लेकिन मार्क्सिस्ट जो हैं, जो कि सेकुलर्स भी होते हैं, वो इसको नहीं कबूल करते। और कभी कभी जगह पर आगे लिबरल्स भी कहते हैं कि सूद की एक हद होनी चाहिए। बहरहाल एक गलत चीज़ तो गलत चीज़ है। तो बात ये कहता है कि नेचर के साथ अलाइ होना चाहिए लॉस को। फिर वो बात करता है सिविक वर्चूज की, मतलब कि सिविल्स राइट की बात करता है, अवाम के राइट्स की बात करता है। वो कहता है कि अवाम को अगर अपने हकूक चाहिए ना, अगर अवाम चाहती कि उनको उनके हकूक सब मिलें, तो उनको पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको एक्टिवली जो है ना वो आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि वो अपने राइट्स को अवेल कर सकें। अगर उनके राइट्स को दबाया जाता है, मतलब कि वो प्रोटेस्ट करने आए और वो पॉलिटिक्स में अफेयर इंटरफेरेंस करें। कहते हैं ना कि तू क्या सियासत की बातें लेके बैठ गया, सियासत तो बड़ों उनका काम है जो ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं, सियासत हर शहरी का काम है। बिकॉज ये एक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। एक पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, सियासत किसे कहते हैं, एक पब्लिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको लिबर्टी देंगे, आपको फ्रीडम देंगे, आपकी जो है वो मॉरल वैल्यूज़ और रिलीजियस वैल्यूज़ को बरकरार रखने के लिए और उनको प्रैक्टिस करने के लिए। और हम आपको शेल्टर देंगे, खाना मुहैया करेंगे, आपको बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले में हमें क्या चाहिए, स्टेट क्या कहती है कि इसके बदले में हमें क्या चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सोसाइटी का, या हम उसके बदले में हमें ओबीडियंस चाहिए आपसे, उसके बदले में हमें आपसे जो है वो टैक्स चाहिए। तो ये चीज़ें आपने हमें देनी है और ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो वो कहता है कि जब गैप, जब जो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाएगा कि मैंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं तो अपनी ओबीडियंस दे रहा हूँ। मैं जब भी ट्रैफिक रूल्स को वायोलेट करता हूँ मुझे टैक्स भरना पड़ता है। हर एक साबुन की टिकिया के ऊपर भी मुझे 10 रुपए 15 रुपए टैक्स भरना पड़ता है ऊपर। मैं एक रोटी के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूँ। तो मैं तो अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा कर रहा हूँ, अपना मुआहिदा पूरा कर रहा हूँ। क्या आगे से मुझे वैसी ओबीडी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है मेरा, आगे से मुझे आगे से वैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है? तो इसको क्या चेकआउट करना एक सिविलियन का काम नहीं है? बिल्कुल है। तो वो कहता है कि सिविलियंस को, सिटीजन्स को जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि वो अपने मॉरल इंटीग्रिटी और अपनी जो रिलीजियस इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज हैं और सोसाइटी में जो उसकी मामला जात हैं, जो उसकी लिबर्टी है, जो उसकी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो उसको मिले। और ये कलेक्टिविज्म के अंदर बिलीव करता था। इसके आपको ना एक खिलाफत के सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा मुमासलत मिलेगी इसके, जिसने जो भी पेश किया बहुत ज्यादा मुमासलत मिलेगी, 90%। क्योंकि ये खिलाफत का सिस्टम भी कलेक्टिविज्म पर बिलीव करता है। तो ये कलेक्टिविज्म की बात करता है, कहता है कि एक इंडिविजुअल को सेक्रीफाई कर देना चाहिए अपने कुछ फ्रीडम को, जिसकी बेस पे जो बाकी राया है या बाकी लोग हैं उनको कॉमन या बेसिक मामलात मिल जाएं। जैसे कि मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। एक इंसान कहता है, एक इंसान का तकाजा करता है कि मैं जो है ना वो शराब पीऊँ, मुझे लिबर्टी होनी चाहिए, मैंने शराब पीनी है, ये मेरा फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन शराब पी कर वो सलमान खान की तरह गाड़ी चलाएगा और जाकर फुटपाथ के ऊपर फॉर एग्जाम्पल क्रैश कर देता है,
किसी बच्चों को, तो या किसी फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को, या रोड के ऊपर भी किसी इंसान को क्रैश कर देता है, मार देता है, उसकी जान चली जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? सो उसको अपनी शराब पीने की जो लिबर्टी है उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कलेक्टिव सोसाइटी। जो पूरी कलेक्टिव सोसाइटी है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो इस पर बिलीव करते हैं, जबकि जो लिबरल्स है ना, वो इस पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं लिबर्टी होनी चाहिए हर इंसान को, जब तक किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। कैसे कि, लेकिन उसमें ये कहलाते हैं कि शराब पीने से इंसान जो है वो बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी वो मजीद आगे क्या कहते हैं वो करते हैं, वजाहत करते हैं। वो कहते हैं कि देखें, इंसान हल्के नशे की शराब भी पी सकता है, उसके अलावा इस स्टेट का काम है कि वो उसकी लिबर्टी को पूरा पूरा प्रैक्टिस करने दे, बिकॉज शराब पीना जो है वो एक लिबर्टी है। सो अगर इंसान जो है वो शराब पी कर निकल रहा है, तो उनको ऐसे रोड्स बनाने चाहिए या ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये स्टेट का काम है, ये उसका काम नहीं है। ये स्टेट का काम है कि वो उसको शराब पीने की लिबर्टी दे। खैर ये उनका है, जिसपे बहुत अच्छा काउंटर भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक आपको उनका लिबरल्स का एक दे दिया है, मौकफ बता दिया आपको। अच्छा, दूसरा, वो बिलीव करता था रूल ऑफ लॉ में। वो वो कहता था कि जब तक लॉ को आप प्रॉपरली बैलेंस के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस रहेगी सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि बैलेंस ऑफ जस्टिस होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ का कायम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी जो एक और बात करता है, जो लिबरल्स होते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी लीडर का मॉरल होना जरूरी नहीं है, मोरालिटी जरूरी नहीं है। वो कहते हैं इफेक्टिवनेस जरूरी है। हम कहते हैं इफेक्टिवनेस भी जरूरी है और मोरालिटी भी जरूरी है। कि आप अपने घर का चौकीदार भी वो नहीं रखते कि जिसके बारे में तीन चार अफवाहें मशहूर हों कि ये बंदा भाई चोरी कर जाता है। अपने घर में काम वाली भी आप नहीं रखते। तो आप अपना लीडर चुन रहे हैं और आप उसको मोरालिटी की बेस पर जज नहीं कर रहे, भाई क्यों नहीं? तो वो कहता है कि लीडर्स को वर्चू होना चाहिए, अफजल होना चाहिए बाकी राया से। मतलब कि किन चीज़ों में? हर चीज़ में वर्चू होना चाहिए, अफजल होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ के अंदर भी, इंटेलेक्चुअली भी, और हर तरह से अफजल होना चाहिए। बात है ना कि इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी जिसके पास होती है ना, उसी के पास हक होता है कि वो एक मैस को लीड करे। अगर मेरे में और दूसरे आदमी में कोई फर्क नहीं है, तो मैं क्यों उसको उसको जो है वो अपना लीडर मानूं? अगर मैं भी सेम चीज सोचता हूँ, मेरे पास एबिलिटी सेम है। मैं आपको मिसाल लेता हूँ, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि चार आदमी हैं, सबका दिल कर रहा है गाड़ी चलाने का, कि मैं गाड़ी को ड्राइव करूं, मैं गाड़ी को ड्राइव करूं, लेकिन गाड़ी उसको पकड़ाई जाती है जो सबसे बेहतर गाड़ी चलाना जानता है। अगर चारों के चारों सेम लेवल की गाड़ी चलाना जानते हैं, तो किस बेस पर मैं अली को दूंगा कि गाड़ी चलाओ, लेकिन सलमान को कहूंगा कि तुम गाड़ी ना चलाओ? किस बेस के ऊपर? तो वो कहते, यही बात है कि इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी बहुत बड़ी चीज होती है, और मॉरल अथॉरिटी भी, कि जो आपसे ज्यादा मॉरल है, जिसका रिकॉर्ड क्लियर है। यहाँ पर तो जो बड़े से बड़ा चोर डाकू, बड़े से बड़ा जानी और बड़े से बड़ा अन इंटेलेक्चुअल है ना, वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। ये तो इसलिए तो हमारा ये हाल है। इमरान खान साहब, चले पढ़े लिखे हैं, उसकी बात साइड पे कर देते हैं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की हुई है, नजर नहीं आता उनकी हरकतों से, लेकिन चले मान लेते हैं एक मरतबा। मरियम नवाज की बात कर लेते हैं, मोहतरमा की। बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं। क्या अथॉरिटी है उनके पास कि वो हमें लीड करें? क्या अथॉरिटी है उनके पास? क्यों वो हमें लीड करें? मैं आपको अपनी अपने फ्रेंड सर्कल्स में इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स दिखा सकता हूँ, जो कि उनसे कई कई ज्यादा अच्छे फैसले करते हैं, अच्छे मामलात पेश कर सकते हैं। तो हम पीछे क्यों? तो खैर ये तो हमारी तो पाकिस्तान की मिसाल देना ऐसा ही है कि बंदा क्या है क्या, कि इसकी मिसाल देना बनता ही नहीं है। सबको पता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। खैर, तो कहते हैं कि लीडर्स को क्या होना चाहिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कि मॉरल वैल्यूज में आगे होना चाहिए और इंटेलेक्चुअली भी उसको वाइस होना चाहिए, ताकि वो मतलब कि क्वालिफाई करे मैसेज को रूल करने में।
अच्छा, और वो जो हल पेश करता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। जाहिर बात है जब स्टेट अपनी जो राया होती है उसके साथ एक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि आप हमें क्या देंगे, ओबीडियंस एंड टैक्सेस देंगे, उसके बदले में हम आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, आपको तमाम वो लिबर्टी, और आपको लिबर्टी देंगे रिलीजियस मामलात में भी और सोशल मामलात में भी। तो क्या होता है कि जब स्टेट नहीं अपना मुआहिदा पूरा कर रही होती तो मैसेज जो होती है ना, तो स्टेट के पास ऑप्शन है ना कि जिसने ओबीडियंस नहीं की, जिसने टैक्स नहीं दिया, उसे पकड़ के जेल में डाल दो। वो बेचारा तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो जेल में पड़ा रहेगा। तो वो तो मैसेज तो कंट्रोल हो जाती है स्टेट के हाथों, लेकिन स्टेट अक्सर कंट्रोल नहीं होती मैसेज के हाथों। मैसेज कहते हैं अवाम को, अवाम से कंट्रोल नहीं हो पाती स्टेट। उसके लिए उनको एक राइट दिया गया है कि वो कोई अब स्टेट के ऊपर बंदूक तो नहीं तानेंगे, लेकिन उनको एक राइट दिया रहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं, और या फिर अपना जो है ना वो वोटिंग के जरिए अपने एमएनए अपने एमपीएस को कह सकते हैं कि अपनी असेंबली रिजॉल्व करो और इस लीडर को हटाओ जो हमारी विल को पूरा नहीं कर रहा। सो वो इस जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट स्टेट के दरमियान और मैसेज के दरमियान, इसकी रेजोल्यूशन के लिए, इसके इसको सही करने के लिए, या इसका एक हल पेश करता है सिसरू। वो क्या हल पेश करता है वो, कि इसको डिबेट्स के जरिए, मतलब कि एक तरफ बैठे अवामी नुमाइंदा, जो अवाम कहे कि ये हमारा नुमाइंदा है, इस तरफ बैठे कौन, दूसरी तरफ स्टेट का नुमाइंदा, या प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर का जो भी वो सफीर होता है, या उसका जो भी सेक्रेटरी होता है वो बैठे, दोनों तरफ डिबेट हो। वो कहें कि भाई यहाँ यहाँ आप हमारी हक तलफी कर रहे हैं, और यहाँ यहाँ पर लॉ भी कह रहा है कि हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन आप इस लॉ में जो कि हमारा एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है इस पर अमल नहीं कर रहे। तो उसको डायलॉग के जरिए, डिबेट के जरिए और लॉजिकल रीजनिंग के जरिए जो है वो लाहे अमल को इख्तियार करना चाहिए, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए इस तरह से, ना कि वायलेंस करके। मतलब कि ना स्टेट को आंसू शेल बरसाने चाहिए और लाठी चार्ज करना चाहिए मैसेज के ऊपर, और ना मैसेज को वायलेंस करना चाहिए, रक्षे को तोड़ रहे हैं या सड़कें बंद कर रहे हैं, जो भी वो एक वायलेंस करती है मैसेज भी। तो दोनों तरफ से वायलेंस नहीं होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअली तरीके के साथ डिबेट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और वो डायलॉग और जो डिबेट हो वो लॉजिकल रीजनिंग पर बेस करनी चाहिए, ना कि ऑल फोल बातों के ऊपर, कि इधर की छोड़ दी उधर की छोड़ दी। टीएलपी को देख लें आप, उनकी क्या डिमांड होती है जब भी वो आती है इस्लामाबाद, तो उनकी तमाम के तमाम जो भी उनकी कह लें कि उनके इश्यूज होते हैं, जो भी मामला होते हैं, वो उनके एक अनलॉजिकल मामलात पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं होती उनकी। फ्रांस का सफीर हटा दो, भाई क्यों हटाएं जी, तौहीन किया है वहां हुई है कुरान की। ठीक है, तो कुरान की तौहीन हुई तो सफीर क्यों हटा दें जी, वहां पर तौहीन का मामला भी तो गवर्नमेंट के लेवल पर हुआ है। अच्छा, हम ये बयान रिकॉर्ड करा देंगे, गवर्नमेंट कहती है कि हम बयान रिकॉर्ड करवा देंगे कि ये जो किया है गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यूएनओ में जाकर, वहां जाकर ये है मामला वर्ल्ड का मामला, पूरी दुनिया बैठी होती है जहाँ पर पूरी दुनिया की अदालत लगती है, वहां जाकर अपना मामला लेकर चले जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सफीर वापस बुलवा लो, तो भाई आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा ख्याल 80%, सॉरी 80% ज्यादा कह दिया, 60 to 55% जो आपकी जीडीपी होती है, वो किसकी वजह से बैलेंस होती है, फ्रांस की वजह से। तो आपकी ये जो चलो आप तो कहते हैं हम अचार से रोटी खा लेंगे, तो ये जो आपकी इस्लामाबाद में बर्गर्स बैठे हुए हैं जो कि एक रात एसी के बगैर नहीं गुजार सकते, उनका क्या करना है आपने, किधर लेके जाना है उनको। फिर आप अगर अचार के ऊपर भी आ जाएं कि अब नबी की इज्जत के लिए हम अचार से भी रोटी खा लेंगे, तो उस अचार के अंदर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, अचार के आसानी से बन जाता है। उसके लिए जो ऑयल यूज हो रहा है, उसके लिए जो खाद यूज होनी है, उन जो वो जो भी उसकी मटेरियल होता है, उसके लिए जो खाद यूज होती है फसलों में उगाने के लिए, वो भी आप इंपोर्ट करते हैं, तो उसको आपने कहाँ लेकर जाना है। फिर उनको जनरेट करने के लिए, उन अचार को जनरेट करने के लिए इतनी बड़ी मशीनरीज यूज होती हैं, तो उन मशीनरीज को आप कैसे
जो है वो इतने बड़े मैसेज लेवल पर इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर पेट्रोल यूज होना है। पेट्रोल के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको जीडीपी मेंटेन करनी है। सो ये होते हैं स्टेट के मामलात, जिसको ये जज्बाती लोग नहीं समझते कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सुलह हुदैबिया के ऊपर अल्लाह के नबी ने भी तो मसलियत ही बरती है ना, कितना जुल्म किया था कुफार ने, लेकिन वो तमाम शराइत मानी और उस पर अमल भी किया अल्लाह के नबी ने। तो ऐसे जज्बाती लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना इनका इनकी इन चीज़ों से ताल्लुक होता है, बस ये जज्बात पर भाई अल्लाह के नबी की तौहीन कर देने वाले वो अल्लाह के नबी के ज़माने के अंदर माफ़ कर दिया गया जब उसने तौबा की, उसे माफ़ी मांगी। लेकिन खैर हम इसी में डीप नहीं जाते। ख़त्म हो गया हमारा आज का जो भी सिसरो का पॉलिटिकल वर्जन था। सो वो इसको मैंने आपको बता दिया सारा। आज हमारा हम पहला रोमन फिलोसफर पढ़ रहे हैं। तो वो ये बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसफर था और ये सारी उसकी फिलोसफी थी। ठीक है। और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, इंस्टाग्राम से आए हैं और नए ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा अपना चैनल, और ये आज की वीडियो का रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। तो जिन्होंने पिछला नहीं कवर किया, वो अपना सारा जो पिछला सिलेबस है ना ग्रीक सिविलाइजेशन का, वो कवर कर सकते हैं उस चैप्टर वाइज सारा कवर कर सकते हैं पीछे उस चैनल के ऊपर। ठीक है। उसमें हमने सारा ग्रीक सिविलाइजेशन कवर कर ली है। अब हम रोमन फिलोसफर्स पर हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वेस्ट की फिलोसफी स्टार्ट हो गया आई थिंक सो, और देन इस्लामिक फिलोसफर्स एंड सो ऑन। आगे हम आएंगे एनलाइटमेंट की तरफ, ये जो आज की मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है, और लिबरलिज्म एंड आज के जो पॉलिटिकल फिलोसफीज एंड दूसरी फिलोसफीज हैं उस पर भी आएंगे। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर लें, और क्वेश्चन पूछना है तो, नहीं तो अगर आप पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे माइक ऑन करके, तो चैट में भी पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ चैट। जी। अच्छा जी। इधर शेयर का ऑप्शन कहाँ पे है? ये आपको शो हो रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोर्ट्स ऑफ सिसरू। वो कहता है कि इफ यू हैव अ गार्डन एंड लाइब्रेरी, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। अगर आपके पास एक एक गार्डन है, एक आपके पास अपना बाग है, और एक लाइब्रेरी है, तो आपको तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए मुहैया हैं, और किसी चीज़ की तलब फजूल है। अगर आपने खाना खाना है तो आप उसी बाग के अंदर उगा लो, सब्जी खा लो वहां से लेकर, और उधर ही के दरख्त को तोड़कर आग जला लो, उसी पे खाना पका लो, उधर ही बैठकर आप बाग के अंदर चहचहाट में परिंदों की बैठो और बुक्स पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ और लेने की। सेकंड कोट है उसका, अ रूम विदाउट बुक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। एक कमरा जिसके अंदर किताबें नहीं है ना, वो ऐसे ही है कि जैसे एक जिस्म है जिसके अंदर रूह नहीं है। अच्छा, ये थर्ड में अशेम्ड और टू कंबाइन हो गए हैं टाइपिंग करते हुए। अच्छा खैर, इफ वी आर नॉट अशेम्ड टू थिंक इट, वी शुड नॉट बी अशेम्ड टू से इट। जो चीज हम सोचते हुए अ, शर्मिंदा नहीं ना होते, उसको हमें कहने में भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। ठीक है। जो हम जिसमें हमें सोचते हुए शर्म नहीं आई, जिसमें हमें सोचते हुए कोई मजामत नहीं आई, जिसको हमने सोच लिया, वो उसकी मोरालिटी कोड इतना एक है कि उसको अब आप पब्लिकली बोलो भी। ठीक है। फोर्थ वो कहता है, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। ये बहुत फेमस कोट है उर्दू का। जब तक सांस तब तक आस, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सिसरो का ही कोट है। वो कहता है कि जब तक जिंदगी है तब तक होप है। इंसान हारता तब है जब वो गिव अप करता है। ओनली थिंग जो कि आपको हराती है वो क्या है? वो गिव अप करना है, वो होप को छोड़ना है। तो जब तक जिंदगी है तब तक आस है, आस नहीं छोड़नी है आपने। जब आप मर जाते हो, और तब आपका इरा खत्म होता है, उससे पहले पहले आपने गिव अप नहीं करना। फिफ्थ वो कहता है, द फेस इज अ पिक्चर ऑफ द माइंड विद द आईज एज इट्स इंटरप्रेटर। वो कहता है कि जो आपका चेहरा है ना, वो आपके अकल की अक्कासी करता है।
जिसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन उसने एक कह लें कि हो सकता है तशबीहन बात की हो, लेकिन बहरहाल जो भी उसने बात की मैं एग्री नहीं करता। एक हबशी और बदसूरत से बदसूरत इंसान भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि आपका जो चेहरा है ना वो आपके जहन की अक्कासी करता है, और इस चेहरे के ऊपर जो आंखें हैं वो इस माइंड की इंटरप्रेटर है, इसकी मुआविन है, इसकी सेक्रेटरी है। ठीक है। सिक्स्थ कोट वो में कहता है कि द शिफ्ट ऑफ द फॉर्ट्यून टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ फ्रेंड्स। वो कहता है कि जब आप पे कोई बुरा वक्त आता है ना, वो बुरा वक्त आपको दोस्तों की पहचान करवाता है कि आपके दोस्तों पर भरोसा जो है आपका, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वो कितना एक भरोसा था, वो आपका बुरा वक्त बताता है। वो कहता है आई क्रिटिसाइज बाय क्रिएशन नॉट बाय फाइंडिंग फॉल्ट्स। जब भी मेरे पास, वो कहता है कि जब भी मेरे पास कोई आर्गुमेंट आता है ना, तो मैंने जब उसको मैंने क्रिटिसाइज करना होता है ना, तो मैं उसको इस नजरिए के साथ क्रिटिसाइज नहीं करता कि मैंने इसमें से खामियां निकालनी है। मैं उसको इस नजरिए से क्रिटिसाइज करता हूँ कि मैंने इसमें से कुछ क्रिएट करना है, मैंने इसमें से कुछ नया निकालना है। अब उसमें नया निकालते हुए कोई क्रिटिसाइज हो जाए, किसी चीज पर क्रिटिसाइज हो जाए तो होता रहे, लेकिन मेरी इंटेंशन फॉल्ट्स को फाइंड करने में नहीं होती, बल्कि इसमें एडिशन करने में होती है। जैसे वो है ना एक बहुत फेमस कह लें कि इडियम कह लें या मुहावरा कह लें कि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, इडियम कहेंगे इसको हम, कि किसी का आइडिया स्टील करना बुरी बात नहीं है। आप किसी के आइडिया को स्टील करते हो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस आइडिया को एज इट इज स्टील करना और सेम टू सेम लिख देना, अगर आपने कर दिया तो आप एक बहुत ही बुरे जो है वो चोर हो। लेकिन अगर आप उसमें एडिशन कर देते हो, उसमें मजीद सब्सटेंस क्रिएट कर देते हो, उसको मजीद कुव्वत बख्श देते हो, तो आप एक आर्टिस्ट हो स्टील करने में, और आप एक वाकयातन एक अच्छे चोर हो, एक अच्छे आर्टिस्ट हो। सो इस यही बात यहाँ पे आती है कि वो कहता है कि एडिशन करता हूँ मैं, क्रिएशन क्रिएशन करता हूँ एक किसी भी नैरेटिव के अंदर, उसको क्रिटिसाइज करते हुए मेरे ये इंटेंशन नहीं होती कि मैंने इसमें फॉल्ट्स निकालने हैं। लास्ट एंड एट्थ कोट है उसका कि वी मस्ट नॉट से एवरी मिस्टेक इज अ फुलिश। हमें हर गलती को बेवकूफ़ी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज कि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं कि जिनके पीछे पीछे एक इंटेलेक्चुअल इंटेंशन, एक इंटेलेक्चुअल थॉट होती है, एक इंटेलेक्चुअल कह लें कि अप्रोच होती है। सो हर गलती फूलिश नहीं होती, ये नहीं कि हर गलती फूलिश है, नहीं। और अक्सर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी गलतियां ऐसी भी मिली हैं कि जिसने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी, जिसने बहुत बड़ी सब्सटेंस क्रिएट कर दिया, बहुत बड़ा एडिशन क्रिएट कर दी ह्यूमन इंटेलेक्ट के अंदर। गलती से कुछ किसी ने कुछ किया और वो एक उसको एक जो है ना वो, जी, टेनी साइकिल। तो कोई भी गलती जो है ना, जरूरी नहीं कि वो फुलिश हो, वो एक अच्छी गलती भी हो सकती है, वो एक ऐसी गलती भी हो सकती है कि जिसकी जो हमें कुछ ना कुछ मुहैया कर दे, या फिर मुहैया ना भी करे, या कोई डिस्ट्रॉय भी करे किसी चीज को, या तबाही भी लेकर आए, लेकिन उसके पीछे जरूरी नहीं कि इंटेंशन जो थी वो एक फुलिश इंटेंशन थी, नहीं, वो एक इंटेलेक्चुअल इंटेंशन भी हो सकती है। चलें जी, कोर्ट्स भी कवर कर लिए हमने।